उसकी दर्द भरी चीख सुनकर मृत्युंजय उसके पास आया और घबरा कर बोला, क्या हुआ आद्या तुमको? वो मेरे पैर में अचानक से मोच आ गई, अभी ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आद्या डरते डरते बोला, और तुमको कैसे पता कि मोच आई है? तुम्हारे पैर में हल्की क्रेप भी तो हो सकता है, मृत्युंजय ने गुस्से से गुर्रते हुआ कहा। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है, इस टाइम भी अपनी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा। स्मर्क। मृत्युंजय ने उसके पैर को थोड़ा सा मोड़ा जिससे आद्या फिर से चीख पड़ी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम अब ठीक से पैर हिलाओ, ठीक हो जाएगा अब, मृत्युंजय ने कातिल निगाहों से देखते हुए कहा। आद्या उसकी गहरी काली काली निगाहों को देखकर बोली, ये अपने अकड़ की दुकान को कभी बंद नहीं करेगा। स्मकन्यदेशिया। मृत्युंजय ने उसे खुद में खोता देखा तो बोला, खुली आंखों से सपने बाद में देख लेना, अभी विचार हो तो चले यहाँ से। स्मर्क फाया। आद्या खुद में बड़बड़ाई और धीरे से बोली, ये खड़ूस। इतना कह के वो उठी और उठकर चलने को हुई कि वो अपना वजन बैलेंस नहीं कर पाई और पैर में दर्द की वजह से फिर से गिर गई। मृत्युंजय ने उसे देखा और इस बार चिंता और घबराहट के साथ बोला, क्या हुआ, ज्यादा दर्द है? आद्या दर्द से तड़प कर बोली, मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही अब। मृत्युंजय ने उसे देखा और अंधेरे में चमकती बिजली को देखा और फिर आसपास देखने लगा। मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला और आद्या के हाथ में पकड़ा कर बोला, उजाला करो इसका पकड़कर। आद्या ने फोन हाथ में लिया और जय ने आद्या को अपने बाहों में ले लिया। मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में लेके घने जंगल के घोर अंधेरे में चलने लगा। अब बारिश का रुख भी तेज हो गया था। मृत्युंजय और आद्या दोनों के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। आद्या को अब ठंड लगने लगी थी। मृत्युंजय आद्या को लेके काफी आगे आ गया, पर न तो बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा था और न ही कोई सेफ जगह। दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे। बारिश का रुख भी तेज था, दोनों का बदन ठंड से कांपने लगा था। पानी की गिरती बूंदें दोनों को ठुरने पे मजबूर कर रही थीं। मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उनको एक झोपड़ी दिखी। मृत्युंजय ने थोड़ा सुकून की सांस ली और अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। मृत्युंजय उसके करीब आया तो उस झोपड़ी का गेट बंद था। मृत्युंजय ने आद्या को थोड़ी देर के लिए बिठाया और गेट को खोला और वापस से आद्या को अपनी बाहों में लेके अंदर आ गया और आद्या को उसने सामने बीच रहे बिस्तर पे लिटाया। मृत्युंजय ने अपने शर्ट को उतारा और पास में लटका दिया। मृत्युंजय का गठीला शरीर आद्या के आगे साफ साफ दिख रहा था। मृत्युंजय ने अपनी शर्ट उतारकर आग जलाने के लिए सामान देखने लगा। आद्या की नजरें मृत्युंजय के ऊपर ही थी, वो चोर नजर से मृत्युंजय को देखे जा रही थी। तभी मृत्युंजय पास में कुछ लकड़ियां एकत्रित करके उनमें आग लगाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र आद्या के ऊपर पड़ी। वो वापस से आग जलाने लगा और जलते जलते उसके चेहरे पे शरारती मुस्कान तैर गई। वो बिना आद्या को देखे बोला, ज्यादा ताड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही पति ही, दूसरों का नहीं जो चोर नजरों से देखे जा रही हो। टीयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय की बात सुनकर आद्या का मुंह खुला का खुला रह गया, अस्टोनिश्ड फेस। वो खुद को संभालते हुए आसपास देखकर बोली, मैं क्यों तड़ूंगी तुमको, मैं तो बस देख रही थी कि कपड़े कैसे चेंज करूं। रियली? मृत्युंजय ने भौहें सुकोड़ कर आद्या से कहा। आद्या थोड़ा हड़बड़ा गई थी इस बात पर और अपनी जगह से उठकर आग की तरफ जाने लगी। आद्या 2 कदम ही चली थी कि मृत्युंजय ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी रोबीली आवाज में बोला, क्या हुआ, कहाँ चल दी? आद्या हड़बड़ा कर बोली, वो तो मुझे सर्दी लग रही है इसलिए कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े देख रही थी। आद्या ने अपनी बात पूरी। आद्या जाने के लिए तड़प उठी। मृत्युंजय का उसको हक से कलाई पकड़कर रोकना अच्छे से समझ रही थी।
इस समय वो जय की नज़रों की तपिश नहीं झेल पाती, इसलिए उससे दूर हो रही थी, किंतु जय ने तो उसे मौका ही नहीं दिया। मृत्युंजय ने आद्या की कलाई को मोड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। आद्या धीरे धीरे पैर कदम पीछे लेने लगी और अंतिम कदम रखकर वो जय के सीने से आ लगी। मृत्युंजय ने पीछे से उसके हाथों को अपने हाथों से दबाकर उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी और धीरे से उसके कान के पास जाकर अपनी बेकाबू होती सांसों को कंट्रोल करके बोला, तो अब किया जाए सारी बातों का हिसाब किताब। क्यों मुझे बिना बताए गई थी घर से? क्यों मुझे बिना बोले ऑफिस से भाग आई थी? और अभी थोड़ी देर पहले जो नामों की उपाधि मुझे दी जा रही थी, जान सकता हूँ क्यों? आद्या मृत्युंजय की जोशीली आवाज को सुनकर थोड़ा सा सहम गई। वो अपनी बेकाबू होती सांसों को कंट्रोल करने लगी। जय उसे अपनी ओर खींच रहा था। आद्या की हालत खराब हो रही थी। डर से उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी। मृत्युंजय की पकड़ उसके ऊपर कश्ती जा रही थी। आद्या को समझ आ चुका था, अब जय उससे सारे किए का हिसाब करेगा। यहाँ से तो कोई भागने का भी ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाऊंगी भागकर। जय उसके कान के पास अपने होठ रख कर बोला, अब बोलना नहीं है। अब वर्ड नहीं बचे क्या, या फिर अब दिमाग नहीं चल रहा? खुला सांड कहर है तुमने अपने ही पति को, तो अब बंधे लो खुले सांड को। खुला भी तो तुमने ही छोड़ दिया। सांड कहा है तो सांड की ताकत झेलने को तैयार रहो। आद्या मृत्युंजय की बातों से और ज्यादा घबराने लगी थी। वो जान रही थी कि अब मृत्युंजय उसकी हालत खराब करने वाला है। वो मन ही मन बोली, जब ओखली में सिर दिया तो मुश्लों से क्या डरना। अब इससे कुछ भी कहूंगी तो ये मुझे कच्चा खाएगा, और नहीं कहा तब भी खाएगा तो अच्छा होगा मैं चुपचाप अपनी सजा झेलूं, क्योंकि मैंने भी तो आगे पीछे की सोचे बगैर काम किया। मैं कैसे भूल गई मैं किसकी वाइफ हूँ। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश टेयर्स ऑफ जॉय। आद्या मन ही मन खुद को कोस रही थी। वो अब मृत्युंजय के आगे हार मान चुकी थी। उन दोनों का कोल्ड वॉर अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। बारिश का रुख भी तेज हो गया और हवाएं भी तेजी से चलने लगी। बिजली के कड़कने और हवाओं की साय साय की आवाजों से आद्या डरकर मृत्युंजय के सीने से चिपक गई। बाहर बिजली के कड़कने से आद्या बहुत डरने लगी थी। असल में आधा बचपन से ही बिजली कड़कने से डरती थी, इसलिए जब जंगल जैसी जगह पे जब बिजली कड़कने लगी तो आद्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बहुत घबराने लगी। आद्या घबरा कर मृत्युंजय के सीने से लगी हुई बोली, जय जय प्लीज कुछ करो, मुझे ये बिजली के कड़कने से बहुत डर लग रहा है। ये सब कहते कहते आद्या की आवाज भारी होने लगी थी। उसकी आंखों के आंसू गिरकर मृत्युंजय के खुले सीने पे गिर रहे थे। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, कुछ भीगने की वजह से, कुछ डर से। मृत्युंजय ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो वो दर्द से तड़प उठा। उसने झट से आद्या को अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों के घेरे में इस तरह कैद कर लिया कि हवा भी पार न हो सके। मृत्युंजय उसे अपनी बाहों में लेके उसके सिर पे किस करने लगा, उसका प्यार से सिर शलाने लगा। आद्या का घबराना अभी भी जारी था। मृत्युंजय आद्या को झोपड़ी के अंदर जल रही आग के नजदीक लेके आया और उसके चेहरे को आगे के उजाले में देखने लगा। अध्याय अभी भी परेशान था। जय ने आद्या के डर को कम करने के लिए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वो बहुत प्यार से आद्या के होठों को चूमने लगा ताकि आद्या का ध्यान डाइवर्ट हो सके। आद्या के होठों को चूमते चूमते मृत्युंजय के हाथ आद्या की कमर पे चले गए। मृत्युंजय के किस से आद्या बहकने लगी। वो अपना डर भूलने लगी और मृत्युंजय के एहसासों में खोने लगी। मृत्युंजय किस करते करते उसके बदन से सारे कपड़े निकालने लगा। मृत्युंजय ने आद्या को आग के बगल में बिछी हुई चारपाई पे लिटा दिया। आगे का वीडियो नेक्स्ट भाग में। कहानी पूरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने के बाद आप चाहे तो सुपर थैंक वाला कमेंट किया करें।